नदी किनारे पानी से भरे मटके का गांव। पिछले 3 महीनों से हम आपके बिजली दफ्तर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव में बिजली नहीं आई। कितनी बार अर्जी डाल दी हमने। अरे गांव में बिजली भेज पाना पान पर चूना लगाने जितना आसान काम नहीं है। कितनी अर्जियां डालनी पड़ती हैं, फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग लोगों से परमिशन लेकर साइन करवाने पड़ते हैं। पता है सालों लग जाते हैं गांव में बिजली लाते लाते। सर्दियों के मौसम में तो बिना बिजली के जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों का क्या करें। हर साल गर्मियों के मौसम में पूरा गांव गर्मी से झुलस रहा होता है। आप लोग तो अपने दफ्तर में एसी कूलर चलाकर आराम करते हो, लेकिन साहब जरा हम गरीबों के बारे में भी सोचिए। तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि हम कुछ काम नहीं करते? अरे यहाँ बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, और भी काम है हमें। जब बिजली आनी होगी तो बता देंगे। बिजली दफ्तर वालों की बात सुनकर वो सभी चेहरे पर मायूसी लेकर बाहर आ जाते हैं। सरपंच जी, अब आप ही बताइए क्या करें। मैं क्या ही बताऊं, मैं तो खुद परेशान हूं। एक तो हमारा गांव भी इतना छोटा और पिछड़ा हुआ है कि मुझे तो लगता है कि सरकार भूल ही गई है कि मदनपुर नाम का भी कोई गांव इस देश में है। सबको बस शहरों को उजागर करने की पड़ी, लेकिन कोई गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इतने सालों में कोशिश में लगे हुए हैं कि गांव उजागर हो, गांव में बिजली आए ताकि गर्मी से छुटकारा मिले, लेकिन लगता है इस साल की भी गर्मी बिना बिजली के ही गुजारनी होगी। सभी उदास होकर तपती धूप में अपने घर लौट जाते हैं। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाहर आंगन में भी नहीं थी। बाबा वो पड़ोस वाली काकी के साथ मटके बेचने के लिए शहर की तरफ गई हैं। कह रही थी आते हुए शाम हो जाएगी। उन्होंने खाना बनाकर रख दिया है, आप कहीं तो लगा दूं? पंकज हाथ मुंह धोकर बैठ जाता है तो वहीं मुन्नी पंकज को खाना परोसती है और गिलास में मटके का पानी देती है, जिसे पीकर अब तो इस गर्मी में ये मटके का पानी ही शरीर को सुकून देता है। कम से कम हम गरीबों के पास ये मटका तो है। ऐसे ही शाम हो जाती है। पंकज की पत्नी माधवी पड़ोसन शीला के साथ अपनी मिट्टी के बर्तन और मटकों से भरा ठेला लिए घर पर आती है। माधवी, आज तो आने में काफी देरी हो गई। लगता है आज काफी कमाई हुई है तुम्हारी। चवन्नी भी कमाई नहीं हुई है, सारे मटके बर्तन यूं ही वापस लेकर आई हूँ मैं। गर्मी के मौसम में तो मटके को काफी अच्छी बिक्री होती है, तो लोगों ने मटके क्यों नहीं खरीदे? शहर में अब हर किसी के पास फ्रिज होता है, तो कोई क्यों ही मटके खरीदेगा। 2-3 साल पहले तो गर्मी के मौसम में मटकों की बिक्री हो जाती थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रही है। ऐसा ही रहा तो खाएंगे क्या? वैसे ही गर्मी से कम परेशान हैं, जो अब हमारा काम भी नहीं चल रहा है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही गांव का हर एक शख्स परेशान हो जाता है। सालों से ना गांव में बिजली थी और ना कोई अच्छा रोजगार का साधन। गांव के कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते तो कुछ अमीर लोगों के खेतों में खेती करते। पानी के नाम पर भी गांव में इकलौती नदी थी। इसी नदी से सभी गांव वासियों का गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो सोचती हूँ, अगर गांव में नदी नहीं होती तो हम तो सालों पहले ही इस गर्मी से मर चुके होते। सही कहा मनोरमा बहन, ये नदी ही अब इकलौता सहारा है हम लोगों के जीवन का। वैसे ये महीना पूरा होने वाला है। हर महीने के आखिर में हम अपनी नदी की पूजा करते हैं। इस रविवार के दिन सभी सुबह 6 बजे नदी किनारे इकट्ठा हो जाना। आखिरकार ये नदी ही तो हमारे जीने का इकलौता सहारा है। नदी मैया, बस इस नदी को कभी सूखने मत देना। जहाँ एक तरफ गर्मी के चलते पूरा गांव परेशान था, तो वहीं गांव में बनी इस नदी की वजह से ही सारा गांव जी पा रहा था। सभी अपनी इकलौती नदी की हर महीने पूजा करते थे और साथ ही नदी को गंदा होने से भी बचाते थे। बाप रे बाप, आज तो सच में हद ही हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पर धूप की किरणें नहीं बल्कि आग के गोले बरस रहे हैं। बंटी बेटा, जाकर एक गिलास मटके का पानी लिया। जी माँ। बंटी घर के अंदर जाता है और गिलास में मटके का पानी, ठंडा पानी भरकर अपनी माँ को देता है। इस मटके का पानी कितना ज्यादा ठंडा है ना। ये मटका पानी को कितनी जल्दी ठंडा कर देता है। काश हम लोग इस मटके के अंदर रह पाते। हाँ माँ, फिर हमें भी कभी गर्मी नहीं लगती और हम भी पानी की तरह ही ठंडे रहते। तुम भी ना कभी कभी कैसी बातें करते हो। चलो जाओ पढ़ाई करो, थोड़ी देर में मटके बनाकर मैं तुम लोगों को खाना देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बीतते दिनों के साथ गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इस साल इतनी भयानक गर्मी होती है कि गांव की एक बूढ़ी औरत सरला की गर्मी के चलते मौत हो जाती है। अब तो बस यही दिन देखने रह गए थे। इतने सालों से तो बस हम गर्मी से ही परेशान थी, लेकिन आज तो गांव में गर्मी से सरला चाची की मौत हो गई।
भगवान, क्या सारे जुल्म सिर्फ हम गरीबों पर ही ढाता है। अरे सरला चाची की 3-3 जवान बेटियां हैं, अब क्या होगा इन तीनों का। सभी लोगों को सरला की मौत का काफी बड़ा सदमा लगता है और कहीं ना कहीं अब सबके दिलों में गर्मी को लेकर दहशत और बढ़ जाती है। माधवी हर रोज की तरह शहर और गांव में मटके बेचने के लिए जाती है। बहन जी, ये बड़ा वाला मटका कितने का है? ये बड़ा वाला 100 रुपए का है और छोटा वाला 50 का। मेरे पास 50 रुपए ही हैं और घर में इतने सारे लोग हैं, इस छोटे से मटके का पानी हम कितने लोग ही पी पाएंगे। आप एक काम करिए, ये छोटा वाला ही दे दीजिए। आप ये बड़ा वाला ही लेकर जाइए। जब आपके पास पैसे हों तो आप मुझे बाकी पैसे दे दीजिएगा। इतनी गर्मी में कोई प्यासा मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं भी आपकी तरह ही गरीब हूँ, तो आपकी हालत समझ सकती हूँ। भगवान अपनी कृपा आप पर बरसाए, भला करे ऊपर वाला आपका। माधवी उस औरत को आधे दाम में ही बड़ा वाला मटका दे देती है। माधवी भले ही खुद गरीब थी, लेकिन जितनी हो सके उतनी लोगों की मदद करती। आधे कम दामों में लोगों को मटका देना, कभी किसी को पानी पिलाना तो कभी किसी को अपने हिस्से की रोटी देना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सरला की मृत्यु को मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए थे कि अब गांव में 6 साल के बच्चे की गर्मी के चलते मौत हो जाती है, जिससे माधवी काफी ज्यादा डर जाती है और नदी किनारे पानी भरते हुए रोने लगती है। गांव में गर्मी के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है। उस बच्चे की माँ को रोता बिलखता देख मेरा तो कलेजा ही बिलख उठा है। माधवी काफी ज्यादा रोती है कि तभी रोते रोते माधवी के कुछ आंसू उस नदी के अंदर जा गिरते हैं, जिससे मेरी बच्ची, रोना बंद करो, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। ये आवाज कहाँ से आई है? कौन है यहाँ? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ माधवी। ये आवाज मुझ में से, यानी इस नदी के अंदर से आ रही है। मैं नदी की देवी तुमसे बात कर रही हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नदी देवी, क्या आप सच में मुझसे बात कर रही हैं? मैं तुम्हारी और तुम्हारे गांव के हालातों के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारे गांव के सभी लोग भीषण गर्मी के चलते काफी परेशान हैं। इस गांव में रहने वाला हर शख्स एक नेक दिल इंसान है। तुम भी लोगों की काफी मदद करती हो, इसलिए अब मैं तुम सबकी मदद करना चाहती हूँ। गांव में जितने भी परिवार हैं, उन सभी परिवारों के हिसाब से तुम एक मटका बनाओगी और उस मटके के ऊपरी हिस्से में मेरी इस नदी का पानी भरोगी। ये सभी मटके तुम्हें इसी नदी किनारे बनाने होंगे। नदी देवी की बात सुन माधवी ऐसी ही करती है और जल्दी किनारे आकर सभी गांव वालों के परिवार के हिसाब से अलग अलग मटके बनाकर रख देती है। और जब नदी का पानी उन मटके के ऊपरी हिस्सों में डालती है तो देखते ही देखते वो छोटे छोटे पानी से भरे मटके बड़े बड़े पानी से भरे मटके के घरों में बदल जाते हैं। ये तो पानी से भरे मटका घर हैं। हे देवी मैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माधवी जल्दी से सभी गांव वालों को इकट्ठा करके नदी किनारे ले आती है। सभी नदी किनारे बने पानी से भरे इन मटकों के घरों को देखकर काफी हैरान और खुश होते हैं। माधवी, तू सच कह रही है? ये पानी से भरे मटके घर अब हमारे हैं, हम इसमें रह सकते हैं? हाँ हाँ, देवी मैया ने मुझसे खुद कहा है। एक एक करके अब गांव के सभी लोग जब उस पानी से भरे मटके घर के अंदर जाते हैं। ये मटका घर अंदर से कितना ज्यादा ठंडा है ना, जैसे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी मटके के अंदर हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बर्फ से घिरी वादियों के बीच में खड़े हैं हम। पहली बार जिंदगी में दिल और शरीर को इतना सुकून मिला है। ये पानी से भरा मटका घर तो बड़ा ही कमाल का निकला। ऊपर पानी भरे होने की वजह से कितनी ज्यादा ठंडक है इसके अंदर। अगर ऐसा घर हो तो बिजली की किसे ही जरूरत है। सभी गांव वाले नदी किनारे पानी से भरे और मटकों के घरों में जाकर काफी ज्यादा खुश थे। माँ, अब पूरा घर हमारा है ना? हम पूरी गर्मियाँ इसी घर में रहेंगे। अब तो मैं गर्मी में कहीं बाहर भी नहीं जाऊंगी, हम सब यहीं खेलेंगे। मुझे तो अभी भी ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। मुझे खुद पंकज, लेकिन देखो ना, देवी मैया की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया और हमें गर्मी से छुटकारा भी मिल गया। सभी गांव वाले मटके घर के अंदर रहकर काफी ज्यादा खुश थे। माधवी, तुम यकीन नहीं करोगे, कल रात को तो मुझे अपने इस मटके घर के अंदर ठंड लगनी शुरू हो गई। कंबल ओढ़कर सोई हूँ मैं, जब जाकर नींद आई है। मैं तो सबसे ज्यादा इस बात से खुश हूँ कि अब गर्मी से गांव में किसी की मौत नहीं होगी। इसी तरह पूरा गांव नदी किनारे बसे उन मटके घरों में हंसी खुशी रह रहा था। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। शहर से कुछ लोग गांव घूमने के लिए आए होते हैं और जब उन लोगों की नजर नदी किनारे पानी से भरे इन बड़े बड़े मटकों के घरों पर पड़ती है, आई कांट बिलीव, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि सारे घर मटके के बने हुए हैं।
जी हाँ, सही कहा आपने। ये सारे घर मटके के बने हुए हैं और अंदर से काफी ज्यादा ठंडे हैं। आज तक इतने अलग अलग तरह के घर देखे, लेकिन ऐसा मटका घर पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं इन घरों की फोटो क्लिक कर सकती हूँ? सोशल मीडिया पर इन मटके घरों की फोटो पोस्ट होते ही कई सारे लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए गांव आते हैं, जिसके चलते काफी कम समय में अब ये पिछड़ा गांव लोगों की नजरों में आने लगता है। और अब जल्द ही इस गांव में बिजली भी आ जाती है और अब पूरा गांव गर्मी में भी हंसी खुशी रहता है। निकिता नदी किनारे घर के बाहर पूरे परिवार के साथ सो रही होती है, तो वहीं सिमरन अपनी ससुराल वालों के साथ खड़ी होती है। भला कोई घर के बाहर नदी किनारे इतने आराम से कैसे सो सकता है? देखो इसे कैसे सो रही है। इसको तो कोई होश ही नहीं है। नदी गंदी होती है, बदबू आती है, और क्या पता सोते हुए हमारे ऊपर नदी के पानी की छींटे आ जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है बिना एसी के यहाँ ये इतने आराम से कैसे सो सकती है। इतने टाइम से तो ये हमारे साथ एसी में ही सो रही थी। आखिर क्यों एक जेठानी अपनी देवरानी के नदी किनारे सोने पर इतना गुस्सा हो रही है? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। निकिता शादी करके ससुराल जाती है, जहाँ सब सो रहे होते हैं, तो वहीं एसी में निकिता कांप रही होती है। यहाँ सब एसी में कितने आराम से सो रहे हैं, मुझे तो एसी में ठंड लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है। क्योंकि निकिता को एसी की आदत नहीं थी, इसलिए वो सारी रात सही से सो नहीं पाती और अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाती है। यहाँ चूल्हा नहीं है क्या? चूल्हा? तुम अपने गांव में नहीं हो, शहर में हो। यहाँ सब गैस पर खाना बनाते हैं। अगर तुम्हें चूल्हा चलाना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अब सिमरन निकिता को सबसे पहले गैस चलाना सिखाती है। साथ ही वो धीरे धीरे कैसे चाकू, मिक्सी और बाकी सामान यूज किया जाता है उसे बताती है। अब बना लोगी ना खाना? हाँ बना लूंगी, आप मेरी थोड़ी और मदद करवा देती। पता नहीं कैसी गंवार देवरानी आ गई है मेरे इस घर में। ठीक है, मैं करवा दूंगी, पर तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? रात भर सोई नहीं हो क्या? ऐसा नहीं है, वो बस शादी की थकान हो गई है। अब इन्हें क्या बताऊं, मुझे एसी में सोने की आदत नहीं है। मुझे तो नदी के किनारे खुले में सोने की आदत है। सारी रात एसी में सो नहीं पाई, ठंड लग रही थी। निकिता अपनी जेठानी की मदद से अपनी पहली रसोई करती है। सभी घर वालों को उसके हाथों का खाना भी पसंद आता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और रात को एक बार फिर एसी चलने की वजह से निकिता को नींद नहीं आती। क्या करूं, यहाँ तो सब एसी में सोते हैं, कितनी ठंड लग रही है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, सबसे छुपकर छत पर जाकर सो जाती हूँ। वैसे भी यहाँ पर सब सुबह 6-7 बजे उठते हैं और मुझे तो 5 बजे उठने की आदत है। इनसे पहले उठकर नीचे आ जाऊंगी। क्योंकि निकिता को एसी की आदत नहीं होती, इसलिए वो सबकी नजरों से छुपकर चादर और तकिया लेकर छत पर सोने के लिए चली जाती है और घर वालों के उठने से पहले उठ जाती है। क्या बात है, सारे काम बड़ी जल्दी सीख गई और आज मुझसे पहले उठकर रसोई में भी आ गई। अब आ गई हूँ तो माँ जी की चाय बनाकर उन्हें दे आओ। माँ जी ने कभी मुझे बताया था कि उन्हें सुबह बेड पर चाय चाहिए होती है, इसीलिए मैंने उनकी चाय पहले ही बना ली है। चेहरे पर मुस्कान लेकर निकिता अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी आपकी चाय। बहू जरा अपनी नंद को भी देखो, उठी या नहीं? आज उसका एग्जाम है, जल्दी कॉलेज जाना है उसे। हाँ माँ जी, मैं अभी काजल को उठा कर आती हूँ। इतना बोलकर निकिता काजल को उठाने जाती है। समय बीतता है और निकिता घर वालों के साथ धीरे धीरे घुल मिल जाती है। ऐसे ही एक रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो निकिता सबकी नजरों से छुपकर अपना बिस्तर लेकर छत पर जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे गांव में घर के पास कितने पेड़ पौधे थे, घर के बाहर ही नदी थी, कितना अच्छा नजारा होता था, कितने आराम से हम लोग नदी किनारे सोते थे। निकिता अपने पुराने दिन याद करने लगती है। निकिता बेटी आजा, मैंने बिस्तर लगा दिया है। निकिता आज तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम्हारे भैया शहर गए, 2-3 दिन बाद आएंगे। हाँ भाभी क्यों नहीं, वैसे भी आप नदी के सबसे पास सोती हो। मुझे तो भैया वाली जगह शुरू से ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी की खुशबू के साथ पानी की छींटे जो आते हैं। वो भी क्या दिन थे, काश कि मैं अपने मायके जा पाती तो नदी किनारे ही सोती। इतना बोलकर निकिता सो जाती है और घर वालों के उठने से पहले अपना बिस्तर लेकर नीचे आ जाती है। अमित उठो, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। देखो मैंने तुम्हारा लंच भी पैक कर दिया है। यार तुम कितनी जल्दी उठ जाती हो? एसी में सोने के बाद किसकी इतनी जल्दी आंख खुलती है? जिसको काम होता है वो जल्दी उठता है। आप जल्दी उठो। अमित को उठाकर निकिता अपनी जेठानी के पास जाती है, जहां आज सिमरन उसे मशीन में कपड़े धोना सिखाती है। तुम्हें कुछ नहीं करना, मशीन सब कर लेगा। जैसे बताया है याद रखना, ऐसे ही कपड़े धोए जाते हैं मशीन में, समझी? हमारे घर में इतनी तकनीकी नहीं थी ना, इसीलिए नहीं आता। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। पता नहीं कैसी गंवार मेरे पल्ले पड़ गई है। अच्छा ठीक है। निकिता धीरे धीरे सिमरन के साथ रहकर घर के सारे काम सीख जाती है। ऐसे ही एक रात
11 बज गए हैं, आज फिर मुझे सोने में देरी हो गई। निकिता भाभी अब घर में सबसे पहले उठती है ना, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। एक एक करके सब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और सबके सोते ही निकिता अपना बिस्तर लेकर छत पर सोने के लिए जाती है। यहाँ तो मच्छरदानी भी नहीं है और खुशबू वाली अगरबत्ती भी नहीं है, कितने मच्छर काट रहे हैं। इससे तो अच्छा मेरे गांव, वहाँ तो नदी किनारे ही इतनी ठंडी हवा चलती है कि एसी की जरूरत ही नहीं। अब इसी तरह निकिता एसी से बचने के लिए सबकी नजरों से छुपकर छत पर जाकर सोती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और एक दिन। माँ जी, मेरी भाभी को बच्चा हुआ है, मेरा गांव जाना बहुत जरूरी है। हाँ बहू, जानते हैं हम, और तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों का नामकरण भी होना है, तुम्हारी माँ ने हमें भी इनविटेशन दिया है, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। मैं तो पहली बार गांव जाऊंगी भाभी के। जितनी खुशी निकिता को अपने मायके जाने की थी, उतनी ही खुशी से उसके ससुराल वाले भी उसके साथ उसके गांव जाते हैं। जहां अपने गांव पहुंचते ही निकिता काफी खुश होती है। अमित देखो, नदी के कितने पास है ना मेरा घर। हम लोग रात में नदी के पास ही सोते, घर के बाहर बहुत मजा आता है, आप भी सोना। क्या तुम अपने परिवार के साथ बाहर सोती हो? पर यहाँ कितनी बदबू आ रही है। दीदी वो बदबू नहीं, मिट्टी की खुशबू है। आप सब अंदर चलिए ना। कुछ देर में पूरा परिवार अंदर जाता है, जहां निकिता के मायके वाले उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और उस दिन पूरा परिवार घर के बाहर बिस्तर लगाता है। क्या हम लोग इस गर्मी में घर के बाहर सोएंगे? यहाँ तो एसी भी नहीं है, मैं सोऊंगा कैसे? आप यहाँ सोकर तो देखो, आपको एसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माँ जी मेरा यकीन कीजिए, बहुत मजा आएगा सोने में। अब बहू इतना कह रही है तो एक दिन सो के देखते हैं। अब निकिता अपने मायके वालों के साथ आराम से सो जाती है, पर निकिता के ससुराल वालों की आंखों में नींद नहीं होती और वो लोग खड़े हो जाते हैं। माँ मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, अंदर एसी नहीं है और बाहर नदी की इतनी आवाज, पानी के छींटे, मच्छर सोने नहीं दे रहे। मुझे तो हैरानी हो रही है, इतने दिनों से एसी में सो रही थी, फिर भी यहाँ इतने आराम से कैसे सो सकती है ये। उस रात बिना एसी के पूरा परिवार सही से सो नहीं पाता और अगली सुबह। माँ जी, दीदी, काजल, आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग सही से सो नहीं पाए सारी रात। भाभी आप तो कुंभकर्ण की तरह सो गए, आपको क्या ही पता, बाहर नदी की इतनी आवाज आ रही थी, ऊपर से बदबू। हाँ बहू, मच्छरों ने तो काट कर हमें सुझा दिया है। अपने घर वालों की परेशानी देख निकिता भी परेशान हो जाती है और रात को एक बार फिर जब पूरा परिवार घर के बाहर सोने जाता है, यार मैं नहीं सो पाऊंगा बिना एसी के, यहाँ बहुत मच्छर काटता है। निकिता मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम भी तो हमारे साथ शहर में ऐसे ही सोती हो, फिर यहाँ इतनी आराम से कैसे सो सकती हो घोड़े बेचकर? तुम्हें हमारी परवाह है या नहीं? दीदी किसने कहा कि मैं शहर में एसी में सोती हूँ? मुझे तो खुले में सोने की आदत है, इसीलिए मैं सबकी नजरों से छुपकर इतने दिनों तक छत पर जाकर सो रही थी और आप सबके उठने से पहले उठ रही थी। क्या इतने दिनों तक तो ऊपर छत पर खुले में सो रही थी? माफ करना माँ जी, मैंने आप सबसे ये सच छुपाया, पर जैसे आपको सोने में अभी दिक्कत हो रही है वैसे ही मुझे एसी में सोने में दिक्कत होती है, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। पर मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, पर आप लोग आराम से सोइए, मैं अंदर से मच्छरदानी लाती हूँ और खुशबू वाली अगरबत्ती, उसके बाद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इतना बोल निकिता अंदर से मच्छरदानी लेकर आती है और कुछ खुशबू वाली अगरबत्ती टेबल पर जला देती है, जिस वजह से पूरा परिवार काफी अच्छे से सोता है। अगले दिन उसकी भाभी के बच्चे का नामकरण होता है, जिसके बाद रात को पूरा परिवार घर के बाहर मच्छरदानी में सोता है और अगले दिन सभी लोग शहर आ जाते हैं। अपने घर आते आते रात हो गई, चलो चल के सोते हैं। माँ जी मुझे एसी में सोने की आदत नहीं है, क्या मैं छत पर ही जाकर सो जाऊं? निकिता तुम्हें अकेले सोने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ छत पर ही सोऊंगा। तुम दोनों अकेले नहीं, हम सब भी सोएंगे। बहू, जैसे हमें बिना एसी के तेरे घर में परेशानी हो रही थी, वैसे ही तुझे भी तो यहाँ बिना नदी के परेशानी होती होगी, इसलिए हम तुझे एसी में सोने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तेरा जहाँ दिल करे तू वहाँ सोना, और अब तो हम भी तेरे साथ छत पर सोने की आदत डालेंगे। ये लो, लाइट भी चली गई। लगता है भगवान भी यही चाहता है कि आज हम सब भाभी के साथ छत पर ही सोएं। अब जल्दी से छत पर चलते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। इस तरह पूरा परिवार निकिता के साथ बिस्तर लगाकर छत पर आराम से सोता है।